हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 6 लास्ट पार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स कर लिए हैं। सभी पार्ट्स का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट 6 करें। इसका फर्स्ट टॉपिक है लेक्स। लेक्स मतलब झील। India has many lakes. There are some of the lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while the others have been formed by wind, river action and human activities. इन पॉइंट्स में ये बताया गया कि बहुत सारे लेक्स बनने का अलग अलग एक्शंस होता है। कुछ एक्शंस नेचुरल है जैसे ग्लेशियर्स या आइस शीट्स की वजह से बनता है, तो कुछ विंड, रिवर एक्शन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनता है। अ meandering रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स। इस पॉइंट में यह बताया गया कि रिवर अपने साथ बहुत तरह के सिल्ट, क्ले, सैंड, सॉइल ये सब लेकर चलती है, और जब उसका फ्लो नेचुरली कहीं स्लो होता है तो वहाँ पर ये सब कुछ जो कुछ रिवर अपने साथ लेकर आई है वो जमा कर देती है, और इस तरह से वहाँ पर ऑक्सबो लेक बन जाता है। और उस ऑक्सबो लेक के वजह से भी मियांडरिंग रिवर यानी कि जो इस तरह से रिवर्स घूमते हुए जाती है और यहाँ से डिपॉजिट्स छोड़ देती है और अपना नेचुरल फ्लो फिर पकड़ लेती है, तो इस तरह के जो शेप्स बन जाते हैं इसी को ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं, और इस तरह का फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से भी लेक्स बनते हैं। Spits and bars from lagoon in the coastal areas, example the Chilika, the Pulicat and the Koleru Lake। कभी कभी कोस्टल एरियाज में चारों तरफ से ज़मीन होती है और सिर्फ एक साइड से समुद्र का, सी का वाटर उस एरिया में, उस लैंडलॉक एरिया में इंटर करता है और चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ होता है, तो इस तरह के लेक्स को हम लगून लेक्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन्स। जितने भी मैक्सिमम फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो मोस्टली हिमालयन रीजन्स में हैं। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर is the result of tectonic activity and is the largest freshwater lake in India। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या है? वुलर लेक। ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बना है। सांभर लेक इन राजस्थान इज अ सॉल्ट वाटर लेक। राजस्थान में एक लेक है जिसका नाम सांभर लेक है, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बड़ा पानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बड़ा पानी ये कुछ अदर फ्रेश वाटर लेक्स हैं। द डैमनिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें कि रिवर के वाटर को यूज किया जाता है और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है यानी कि जल विद्युत, और उसके वजह से वहाँ पर एक आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड एक्टिविटी से आर्टिफिशियल लेक बना है। उस आर्टिफिशियल लेक का नाम है गुरु गोविंद सागर लेक। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यूज टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बीइंग के लिए लेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। ये रिवर के फ्लो को बनाए रखने में रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल प्रिवेंट फ्लडिंग। हैवी रेनफॉल में हमें फ्लड से बचाता है। एंड मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन यानी कि हम लोग समर सीजन की बात कर रहे हैं। समर सीजन में ये वाटर के फ्लो को बनाए रखता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। इसके आसपास का क्लाइमेट अच्छा रहता है, मॉडरेट होता है। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। लेक की वजह से आसपास का एक्वेटिक इकोसिस्टम बना रहता है। इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, और इसकी वजह से नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ जाता है। दे हेल्प टू डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। लेक की वजह से
टूरिज्म भी होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बड़ा पानी का नाम सुना, डल लेक। 3 लेक की वजह से वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है और टूरिज्म के वजह से और भी वहाँ पर वाटर रिलेटेड रिक्रिएशन यानी कि लाइक वाटर पार्क जैसे कॉन्सेप्ट इस रिक्रिएशन में आते हैं। इससे भी ये ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग में अटैच होता है। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ रिवर्स लेक्स इन द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में रिवर और लेक का क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर फ्रॉम द रिवर लेक्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हमें फ्रेश वाटर का नीड होता है और फ्रेश वाटर का नीड रिवर या लेक के वाटर से ही फुलफिल हो पाता है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सकता है, डोमेस्टिक यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत बनाकर इलेक्ट्रिसिटी का वेरियस यूजेज हो सकता है। तो इस तरह से हजारों तरह के यूजेज हैं, कुछ डोमेस्टिक, कुछ नॉन डोमेस्टिक, कुछ इंडस्ट्रियल, कुछ नॉन इंडस्ट्रियल, कुछ एग्रीकल्चरल, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल, और इस तरह से ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नीड्स को रिवर और लेक्स के फ्रेश वाटर से ही फुलफिल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड ऑन द रिवर बैंक्स। जितने भी हम पुराने सभ्यताओं को जानते हैं, जैसे मेसोपोटामिया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे और भी बहुत तरह के सिविलाइजेशन, तो वो सारे सिविलाइजेशंस रिवर्स और लेक्स के आसपास ही डेवलप हुए। रिवर्स लेक्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन। जो भी रिवर और लेक्स का वाटर है वो इरिगेशन में यूज किया जाता है, वो नेविगेशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जल यातायात में इस्तेमाल होता है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन यानी जल विद्युत उत्पन्न करने में होता है। रिवर लेक पॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है रिवर लेक पॉल्यूशन। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा और पॉपुलेशन की वजह से डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल यानी शहरी क्षेत्र, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल डिमांड भी बढ़ा और इसका असर रिवर और लेक के फ्लो पर पड़ा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर एंड लेक, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवर और लेक का वाटर यूज करने लगे, ड्रेन आउट करने लगे, इस्तेमाल करने लगे, और इसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि उसमें जल की मात्रा कम हो गई। ऑन द अदर हैंड, अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आर एम्पेटाइड इनटू इट, राइजिंग पॉल्यूशन लेवल। दूसरे तरफ क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से हम लोगों ने अपने ज़रूरत के अलावा जो बाकी फालतू पानी है, जैसे कि टॉयलेट वाटर या फिर जो भी डोमेस्टिक यूज के दौरान जो पानी गंदा हो जाता है वाटर, उस गंदे वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को, या फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेड वाटर को हम रिवर या बाकी अदर लेक्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी से पॉल्यूटेड हो रहे हैं। रीजन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर अलग अलग तरीके से पॉल्यूटेड हो रहा है। Pollution also affects the self-cleansing capacity of the rivers and lakes. रिवर और लेक के यदि हैवी वाटर हो, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो वो रिवर और लेक अपना पॉल्यूशन क्लिनजिंग एक्टिविटी करेगा और उससे वो रिवर और लेक हमेशा साफ रहेगा। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि हम इसका बहुत तेज़ी से वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम, रिवर और लेक की वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम कम हो रही है और उसके वजह से उसका जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NRCP। द एक्टिविटीज़ ऑफ गंगा एक्शन प्लान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GAP, गंगा एक्शन प्लान। फेज 1 initiated in 1985 were declared on 31st March 2000। ये जो गंगा एक्शन प्लान है, ये इसका फेज 1 1985 में स्टार्ट हुआ था और बाद में ये 31 मार्च 2000 में इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं।
The steering committee of the National River Conservation Authority reviewed the progress of the Ganga Action Plan and necessary correction on the basis of lessons learnt and experiencing gain from Ganga Action Plan Phase 1. गंगा एक्शन प्लान फेज 1 में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली और उन चीज़ों से बहुत सारे लेसन्स देखे गए, सीखे गए और उन गलतियों को फिर से ठीक करने का मौका मिला. And experiencing gain from Ganga Action Plan Phase 1, these have been applied to the major polluted rivers of the country under the NRCP. इस NRCP में नेक्स्ट टाइम में बहुत सारे गंगा एक्शन प्लान में फेज 1 में रिवर्स को जोड़ना था, तो उसमें इन चीज़ों को अप्लाई किया गया. द गंगा एक्शन प्लान फेज 2 हैज़ बीन मर्ज विद द NRCP. बाद में गंगा एक्शन प्लान फेज 2 को इस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के साथ मर्ज कर दिया गया, यानी गैप को मर्ज किया गया NRCP से. द एक्सपेंडेड NRCP नाउ कवर्स 152 टाउन्स. अब ये जो गंगा एक्शन प्लान फेज 2 था जिसको NRCP से मर्ज किया गया, इसमें अब 152 टाउन्स को लोकेट किया गया. ये 27 इंटर स्टेट रिवर्स से जुड़े हुए थे, अलग अलग 16 स्टेट्स को बिलोंग करते थे. अंडर इट पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स आर टेकन अप इन 57 टाउन्स. इसमें 57 टाउन्स जुड़े हुए थे. अ टोटल ऑफ 215 स्कीम्स, इसमें 215 स्कीम्स इसके साथ अटैच किया गया था जिसमें कि पॉल्यूशन कम करने का प्रयास था. हैव बीन सेक्शनड सो फार 69 स्कीम्स हैव बीन कंप्लीटेड. और इस तरीके से 215 स्कीम्स में से 69 स्कीम्स कंप्लीट कर लिया गया. 1 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड. और इस तरह से 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख लीटर सीवेज वाटर को टारगेट किया गया है, उसको डाइवर्ट करने का या फिर उसको ट्रीट करने का. तो इस तरह से हम लोगों ने ड्रेनेज चैप्टर का पार्ट 6 किया, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था. उम्मीद है आपको ये चैप्टर और इसके सारे पार्ट्स पसंद आए होंगे. आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा. यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू.